Hello students, today we are going to start next lecture of metals and non-metals. तो metals and non-metals के जो अब तक के लेक्चर आप स्टडी कर चुके हो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारा कवर हो चुका है और मेटलर्जी भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लास्ट स्टेप तक पहुंच चुके थे जो कि है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और बच्चों रिफाइनिंग में भी कुछ स्टेप्स कुछ मेथड्स आप स्टडी कर चुके थे, वो था ऑक्सीडेशन, लिक्वेशन और डिस्टिलेशन। तो आपने देखा कि रिफाइनिंग भी एक तरह की सेपरेशन टेक्निक है जो कि किसी न किसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इम्प्योरिटी और प्योर मेटल में किसी न किसी तरह का डिफरेंस होगा तो वहां पर आप उन रिफाइनिंग मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में कुछ केमिकल मेथड्स के साथ साथ कुछ बचे हुए फिजिकल मेथड्स का हम डिस्कशन करेंगे रिफाइनिंग के लिए। तो बच्चों आज जो हमें स्टार्ट करना है रिफाइनिंग का एक स्पेशल मेथड। We are studying refining, and in refining today we will discuss about the zone refining. Zone refining method. तो बच्चों सबसे पहले तो ये जान ले कि जोन रिफाइनिंग होता क्या है और ये अदर मैटर से किस अदर जो मेथड हम स्टडी कर रहे हैं उनमें और इसमें किस तरह का डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, टू ऑब्टेन मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी मींस जोन रिफाइनिंग से जो मेटल आपको मिलेंगी उनकी प्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। अल्ट्रा प्योर मींस हाईली प्योर मेटल आपको मिलती है जिनमें इंप्योरिटीज काफी हद तक रिमूव हो जाती है, तो मिलने वाला जो मेटल आपको होता है वो काफी ज्यादा प्योर होता है। ये एक बात मैंने जोन रिफाइनिंग के बारे में आपको बताई। दूसरा पॉइंट है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, जोन रिफाइनिंग किस कंडीशन पर वर्क करता है। सबसे पहले तो इसका नाम स्टडी कीजिए, जोन रिफाइनिंग। मतलब रिफाइनिंग में जोन जो टर्म यहां पर आ रही है उसका कुछ ना कुछ रोल है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस रिफाइनिंग में जोन का फॉर्मेशन होगा। हम कुछ स्पेसिफिक जोन की बात करेंगे जिनमें इंप्योरिटीज का सेपरेशन होगा, बट जब आपको प्रोसेस बताऊंगा तो वो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले जानते हैं जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है। दैट दिस प्योरिफिकेशन मेथड इज बेस्ड ऑन that impurities are more soluble in molten metal than solid state of metal। मीन्स इस रिफाइनिंग का प्रिंसिपल ये होगा कि इंप्योरिटीज की सॉल्युबिलिटी मोल्टन फॉर्म की मेटल्स में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड में। जैसे कि हम दो मेटल के सैंपल लें, एक सॉलिड स्टेट में हो और एक मोल्टन स्टेट में हो, तो इंप्योरिटीज ज्यादा कहां पर अट्रैक्ट होंगी, ज्यादा कहां पर डिसॉल्व होंगी, जो लिक्विड स्टेट की मेटल होंगी, और सॉलिड में इंप्योरिटीज इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएंगी। तो इसी प्रिंसिपल पर जोन रिफाइनिंग मेथड वर्क करेगा। अब देखो बच्चों, इसको इस तरह से समझिएगा, इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से बनाया जाएगा। ये हमने एक स्पेस मींस यहाँ पे जो स्पेस है इसको आपने इनर्ट कर दिया, नोबल गैस एटमॉस्फेयर आपने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। इस पूरे रीजन में आपने नोबल गैस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर वो मेटल पीस है जिसको आप प्योरीफाई करना चाहते हो। इस मेटल का हमें प्योरिफिकेशन करना है, तो ये मेटल पीस है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि हमने यहाँ पर इसके ऊपर और नीचे की तरफ हीटर लगाया हुआ है, बट ये हीटर कैसा है, जो रोटेट कर सकता हो, जो रोल कर सकता हो, ऐसा हीटर है। ये मूवेबल हीटर है बच्चों। तो ये मूवेबल हीटर है और ये किसी स्पेसिफिक जोन को ही हीट करेगा। जैसे कि हम इसे यहां तक ना ड्रॉ करते हुए, जैसे कि आप केवल इतना समझिए, अब आप इसे इस तरह से समझिए,
कि यहाँ पर हम केवल इसी जोन की बात करें जहां पर ये हीटर लगा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर जोन में ये हीट सप्लाई करेगा। और यहाँ पर जो मेटल का पार्ट होगा बच्चों, ये मेटल का यहाँ का जो पार्ट होगा, आपने मेटल को पैक किया हुआ है, कवर किया हुआ है, बट इसके चारों तरफ यहाँ पर आपने नोबल गैस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है। अब जैसे ही हीटर इस पार्ट के कांटेक्ट में होगा तो मेटल का ये वाला पार्ट मेल्ट हो जाएगा, मेटल का ये वाला पार्ट मेल्ट हो जाएगा। अब आप इस हीटर को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो बच्चों क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा। आपने पहले हीटर को इस पार्ट पर कनेक्ट किया, तो ये वाला पार्ट जो है मेटल का, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। अब आपने हीटर को आगे शिफ्ट किया तो ये वाला पार्ट जो मेल्ट हुआ था ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा, और जिस जोन के कांटेक्ट में अब हीटर गया है वो जोन वहां पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये वाला पार्ट मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, फिर कुछ टाइम बाद दूसरा जोन मेल्ट होना स्टार्ट होगा। इस दौरान बच्चों क्या होगा कि जो प्रीवियस जोन था वो तो सॉलिडिफाई होगा, और जो नेक्स्ट जोन है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन में जो इंप्योरिटीज होती हैं वो इस जोन से निकलकर जो नेक्स्ट जोन होगा, मींस जहां पर आप हीटर को प्लेस करेंगे उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। मींस अगर मैं इस हीटर को यहां पर शिफ्ट कर दूंगा आगे, अगर आप इस तरह से हीटर को आगे शिफ्ट कर देंगे तो अब ये वाला पार्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो पुराना पार्ट था, मींस पहले वाला जोन था, वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंप्योरिटीज यहां से स्विच करके कहां पर चली जाएगी, अगले पार्ट में चली जाएगी, और ये प्योर फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर इस हीटर को आपने आगे शिफ्ट किया। सपोज कीजिए आपने इस हीटर को यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो जब आप इस हीटर को यहां तक लेकर आएंगे तो अब क्या होगा बच्चों की, जिस नेक्स्ट जोन के कांटेक्ट में अब हीटर आया है ये वाला जोन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला सॉलिडिफाई होगा। तो इस ड्यूरेशन में जो इंप्योरिटीज है वो अब किस तरफ शिफ्ट होंगी, जिस तरफ मॉल्टन मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है। मींस सिंपल वे में आप ऐसे समझिए कि जहां जहां पर आप हीटर को शिफ्ट करोगे इंप्योरिटीज उसके साथ वहीं पर मूव करना स्टार्ट करेगी। तो काफी स्लोली इस प्रोसेस को इस तरह से रन करवाया जाता है, और धीरे धीरे हीटर को जैसे जैसे आप आगे शिफ्ट करते हैं तो इंप्योरिटीज भी आगे शिफ्ट होती जाती है, क्योंकि मोल्टन फॉर्म जो है मेटल की वो भी फर्दर शिफ्ट होती जाती है। तो पहले ये वाला पार्ट आपने मेल्ट किया, फिर इसके टच में नेक्स्ट जोन को आपने मेल्ट किया, फिर अगले जोन को आपने मेल्ट किया। तो जो प्रीवियस जोन्स थे वो सॉलिडिफाई हुए, और जो आपका जो लास्ट मींस जो रिसेंट जोन है वो मेल्ट स्टेट में आएगा, तो वहां पर इंप्योरिटीज शिफ्ट हो जाएंगी। अब बच्चों क्या होगा, जैसे जैसे आप हीटर को आगे शिफ्ट करेंगे मतलब आप इंप्योरिटीज को साथ में लेकर जा रहे हैं, और फाइनली इंप्योरिटीज कहां पर आ जाएगी, इस वाले पार्ट में इंप्योरिटीज कलेक्ट हो जाएंगी। अब आप चाहें तो इस पार्ट को यहां से कट करके अलग कर दें, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा बच्चों ये क्या बन जाएगा, अब प्योर मेटल बन जाएगी। अब ये पूरा जो पार्ट है ये क्या रहेगा बच्चों, प्योर मेटल। तो एक बार फिर से इसे इस तरह से समझिए कि ये एक इम्प्योर मेटल है जिसका प्योरिफिकेशन मुझे जोन रिफाइनिंग से करना है। मैंने यहां पर लगाया हीटर, मैंने इस पार्ट पर लगाया हीटर, तो ये वाला पार्ट मेल्ट होगा, ये मेल्ट होगा, फिर हमने हीटर को यहां पर शिफ्ट किया तो ये वाला पार्ट मेल्ट होगा। अब जो पुराना पार्ट था, मींस जहां पर पहले हीटर रखा हुआ था, अब आपने यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो इंप्योरिटीज भी अब इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये मेल्ट होगा, और ये वाला जो पोर्शन है वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप हीटर को आगे शिफ्ट करते रहें, और इंप्योरिटीज भी मॉल्टन मेटल के साथ साथ आगे शिफ्ट होती जाएगी। बट इस प्रोसेस की कंडीशन ध्यान रखिएगा कि केवल एक पर्टिकुलर पार्ट मींस एक पर्टिकुलर जोन ही मेटल का ऐसा होगा जो उस टाइम पर लिक्विफाई होगा, और रिमेनिंग जो पार्ट रहेंगे उनके पास मींस वो किस स्टेट में रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें जो प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, अब आपको लग गया होगा कि मेरा स्टेटमेंट क्या था, दैट इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन फॉर्म देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द फॉर्म। मींस जो मॉल्टन फॉर्म होगी उसमें इंप्योरिटीज की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, इसलिए हम मेटल को मेल्ट करके सॉल्युबिलिटीज को सेपरेट करने की, इंप्योरिटीज को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था जोन रिफाइनिंग। अब बात करते हैं कि किन मेटल्स में जोन रिफाइनिंग अप्लाई किया जाता है। तो आप इन एग्जांपल्स को ध्यान रखिएगा बच्चों। सिलिकॉन जनरली ये सेमीकंडक्टर्स के लिए काम में लिया जाता है। सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम है, या फिर हम बात करें गैलियम की, इन
सब के लिए और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, बट मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो आपको याद रखने वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनके लिए कौन सी रिफाइनिंग टेक्निक काम में ली जाती है? वो है जोन रिफाइनिंग मेथड। तो बच्चों आपको ये मेथड क्लियर है, जोन रिफाइनिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिफाइनिंग मेथड की। तो ये एक और फिजिकल मेथड हमने आज कंप्लीट किया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिफाइनिंग मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो, जोन रिफाइनिंग के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि जोन रिफाइनिंग एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी एग्जाम आप दोगे उनमें इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बट फर्दर आगे स्टडी करने के लिए आप 12th का मेटलर्जी देखेंगे तो उसमें आपको जोन रिफाइनिंग एक कॉमन रिफाइनिंग टेक्निक में आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों, इससे पहले एक और आप इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ चुके हो, वो था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। वो मेथड था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और ये मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में सिमिलरिटी कि दोनों में एक कंटेनर रिक्वायर्ड होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड होगा, दोनों में एनोड और कैथोड रिक्वायर्ड होंगे, बैटरी रिक्वायर्ड होगी, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। बट ये रिफाइनिंग मेथड है और वो रिडक्शन मेथड था। ये रिफाइनिंग मेथड है और वो रिडक्शन मेथड था। रिफाइनिंग मेथड इंपॉर्टेंट है और इसकी कंडीशंस क्या है वो भी सुनिए। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसके लिए हम जनरली यहां पर काम में ले रहे हैं। फॉर कॉपर या जिंक, इन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को यूज में लिया जाता है, जो कि प्योरिफिकेशन में काफी अच्छा प्योरिफिकेशन करता है मेटल का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक कंटेनर लेना है और उसमें आपके पास होंगे बच्चों, एक एनोड होगा और दूसरा आपके पास होगा कैथोड। तो ये कैथोड है और ये एनोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। हम वो सॉल्यूशन यहां पर फिल करेंगे और इस एनोड को आप कनेक्ट कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसे नेगेटिव टर्मिनल से। अब जैसे ही आप यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो हमें यह सोचना है कि प्योर मेटल कहां से आएगी, किस तरह से आएगी, और इसके अंदर कई सारी चीजों को आपको मेंशन करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट तो होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये एनोड रहेगा और ये कैथोड रहेगा। एनोड एंड दिस इज कैथोड। अब बच्चों यहां पर देखिए कि कंडीशन ये है कि आपको अगर मेथड, ये वाला मेथड अप्लाई करना है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की कंडीशन है कि जो एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में लिया जाता है, ये एनोड किसका बना हो? इम्प्योर मेटल का बना हो। तो जिस भी मेटल का प्योरिफिकेशन आप कर रहे हो, उसी मेटल के इम्प्योर सैंपल का आपको क्या बनाना है? एनोड बनाना है। इसे ध्यान रखिएगा। एनोड किसका बना हुआ होगा बच्चों? इम्प्योर मेटल का। अब दूसरा पॉइंट, कैथोड किसका बना होगा? तो कैथोड उसी प्योर मेटल का बना हुआ होगा। अगर आपको प्योर मेटल उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरे मेटल का बना सकते हैं, बट वो कम रिएक्टिव होनी चाहिए। मींस वो किसी तरह की आपके इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी तरह से वहां पर रिएक्शन ना करे, या आप ऐसी मेटल का बना लें। कैथोड जो है वो आपने प्योर मेटल का लिया, एनोड आपने इम्प्योर मेटल का लिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या रिक्वायर्ड है? आपको एक सॉल्ट सॉल्यूशन यहां पर रिक्वायर्ड होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। बट इसमें भी कंडीशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन आपको लेना है, बट वो सॉल्ट सॉल्यूशन भी किसका हो बच्चों? सेम मेटल का हो। देखो कुछ कंडीशन है जिनमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। आप अदर मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हो, अदर मेटल की का कैथोड बना सकते हो। वो इतना ज्यादा, वो डिपेंड करता है कि आप किस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन या किस मेटल का कैथोड लेते हो सकता है अगर आपने कोई ऐसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन यहां पर बना दिया तो कॉपर मिलने की बजाय आपको कैथोड पर हो सकता है सॉल्ट में प्रेजेंट मेटल कैथोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए। मींस जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी जगह आपको कोई दूसरी मेटल मिल जाएगी अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन किसी दूसरे मेटल का लिया। बट अगर उस दूसरे मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है तो फिर हो सकता है कि आपको वो सॉल्ट सॉल्यूशन वाली मेटल कैथोड पर ना भी मिले। इसलिए यहां पर सिंपल पॉइंट ये है कि आप उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन ले ले, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और उसी मेटल का, प्योर मेटल का आप क्या बना ले? कैथोड बना ले।
ताकि आपको इसमें कोई दूसरे कॉन्सेप्ट पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही आप यहां पर बैटरी स्टार्ट करेंगे तो प्रोसेस किस तरह से होगा और ये इम्प्योर मेटल जो है ये किस तरह से प्योरीफाई होगी। चलिए, तो बच्चों जैसे ही आप यहां पर बैटरी स्टार्ट करेंगे तो ये जो इम्प्योर मेटल का सैंपल है, ये इम्प्योर मेटल का सैंपल है। एक एग्जांपल लेकर चल लेते हैं। यहां पर हमने इम्प्योर मेटल ले ली कॉपर, इस तरफ हमने ले लिया इम्प्योर कॉपर, और ये हमने बना लिया प्योर कॉपर का, और यहां पर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट। अब बच्चों कॉपर सल्फेट में मींस यहां पर सॉल्यूशन में दो तरह के आयन होंगे, एक तो कॉपर आयन होगा और एक सल्फेट आयन होगा। अब जैसे ही आप यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करोगे तो एनोड पर जितनी भी मेटल होगी बच्चों, एनोड पर जितना भी कॉपर होगा ये सॉल्यूशन में चला जाएगा Cu2+ की फॉर्म में। एनोड पर जितना भी कॉपर होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन देकर ये किस फॉर्म में चला जाएगा, Cu2+ की फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा। और धीरे धीरे आप देखोगे कि यहां पर जो रखा हुआ एनोड था ये धीरे धीरे ब्रेक होने लग जाता है। एनोड यहां पर धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है, इस तरह से टूटने लग जाता है, और एनोड धीरे धीरे टूटकर कुछ एनोड से जो कॉपर है वो तो चला जाएगा सॉल्यूशन में, और यहां से कुछ इंप्योरिटीज इस तरह से नीचे गिरकर यहां पर कलेक्ट हो जाएंगी। मींस एनोड की कुछ इंप्योरिटीज यहां कलेक्ट हो जाती है, और जो एनोड के अंदर कॉपर था, जो मेटल थी, जो प्योर मेटल थी, वो यहां से सॉल्यूशन में Cu2+ में चली जाती है। अब सॉल्यूशन में जो Cu2+ आते हैं बच्चों, ये Cu2+ कहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं, कैथोड पर। जो भी एक्स्ट्रा कॉपर आयन सॉल्यूशन में है वो कहां पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, कैथोड पर। क्योंकि कैथोड पर देखो दोनों जगह क्या रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन भी मैं लिख देता हूं। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, जो कॉपर होगा ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट करेगा, और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पर कॉपर आयन जाएंगे और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाएंगे। तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि मैंने स्टार्टिंग में जो कैथोड बनाया था वो कैसा था, प्योर मेटल का था। अब देखो प्योर मेटल लेने का क्या फायदा हुआ कि ऑलरेडी कॉपर था और इस पर जो डिपॉजिट हुआ वो भी कौन है, कॉपर है। अगर आप कोई दूसरी मेटल लेंगे तो उस पर डिपॉजिट होने वाली मेटल दूसरी होगी, आपको उनका सेपरेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने जैसे Cu2+ से तो डिपॉजिट होगा, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि जो थिन कैथोड था उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। जो कैथोड आपने लिया था वो काफी थिन था, बट आप कुछ टाइम बाद देखेंगे तो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी और आपको पता चलेगा कि इस पर और कॉपर डिपॉजिट हो चुका है, एक्स्ट्रा कॉपर डिपॉजिट हो चुका है। और ये कॉपर आपको कहां से मिला, सॉल्यूशन से मिला। तो ये Cu2+ आयन मींस कॉपर कहां से निकला, इंप्योर मेटल से, और इंप्योर मेटल से ये कॉपर निकलकर कहां पर डिपॉजिट हो गया, कैथोड पर डिपॉजिट हो गया। तो अब आपको ये सारा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने इंप्योर मेटल का एनोड लिया और क्यों मैंने प्योर मेटल का कैथोड लिया। तो रिडक्शन और रिफाइनिंग में डिफरेंस याद रखिएगा। रिडक्शन में दोनों इलेक्ट्रोड हम प्लेटिनम के ले सकते हैं, बट यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड में एक इंप्योर मेटल का होगा और एक प्योर मेटल का होगा, और उसी मेटल का यहां पर सॉल्ट सॉल्यूशन होगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो। तो आपने यहां से कॉपर आयन डाला, सॉल्यूशन में भी कॉपर आयन था, और ये कॉपर आयन जो एक्सेस में होगा ये यहां पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप यहां पर स्विच ऑन करेंगे कॉपर आयन का डिपोजिशन होगा कैथोड पर, कैथोड पर आपको क्या मिलेगी, कॉपर मेटल मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एक स्टेटमेंट आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि कॉपर की रिफाइनिंग जब हम करते हैं तो कई बार इन इंप्योरिटीज के अंदर कई यूजफुल मेटल्स आ जाती हैं। जैसे कि इनके अंदर कई सारी यूजफुल मेटल्स आ जाती हैं। इसके अंदर बच्चों आपको कई बार सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जैसी मेटल्स मिलती हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टिन, इस तरह की मेटल्स मिलती है। तो कई बार क्या होता है कि इन इंप्योरिटीज से हमें जो यूजफुल मेटल्स हैं या जो काफी एक्सपेंसिव मेटल्स है वो भी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, जिससे आपके इस प्रोसेस की कॉस्ट बैलेंस हो जाती है। मींस हमने कॉपर तो निकाल लिया, कॉपर के साथ साथ हमें कुछ यूजफुल मेटल्स भी यहां पर मिल जाती है। और बच्चों यहां पर जो कॉपर के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, याद हो तो सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन में मैंने बताया था कि कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ Cu2O बनाता है, और ये Cu2O बच्चों
कॉपर सल्फाइड के साथ मिलकर क्या बना लेता है, कॉपर बना लेता है। तो इस कॉपर को मैंने क्या बोला था, ब्लिस्टर कॉपर। तो ये ब्लिस्टर कॉपर किससे रिफाइन कर दिया आपने, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। और ब्लिस्टर कॉपर का जो कॉपर है वो कहां पर जाकर डिपॉजिट हो गया, जो इंप्योर मेटल का कॉपर था वो डिपॉजिट हो गया कैथोड पर। और इसमें जो कुछ इंप्योरिटीज थी वो कहां पर गिरकर इकट्ठी हो गई, एनोड के जस्ट नीचे। तो एनोड के नीचे जो कलेक्ट होने वाली इंप्योरिटीज हैं, इंप्योरिटीज, इन इंप्योरिटीज को बच्चों बोला जाता है एनोड मड। तो ये वो इंप्योरिटीज है जो कहां पर कलेक्ट होती है, जस्ट बिलो द एनोड। तो इन इंप्योरिटीज को क्या बोला जाता है बच्चों, एनोड मड। तो ये एनोड मड या एनोड पंक, ये एक डेफिनेशन आपसे इस प्रोसेस में पूछ ली जाती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग था, ये आपको क्लियर होगा। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप इंप्योर मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये एक और मेथड हमने कंप्लीट किया रिफाइनिंग का। अब हम बात करते हैं, ये थे बच्चों फिजिकल मेथड। अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड्स की। तो रिफाइनिंग का जो नेक्स्ट मेथड होगा उसे स्टडी करते हैं। अब जो मेथड हम स्टडी करने जा रहे हैं वो आपको एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो आप उन्हें, उन टॉपिक को उसी तरह से स्टडी करें। उतना ज्यादा सीरियस ना लें कि आप अपने एग्जाम पर उनका कोई अफेक्ट ना आने दें। चलिए, तो नेक्स्ट जो रिफाइनिंग है बच्चों वो है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, इसके नाम से ही क्लियर है कि आप इंप्योर मेटल में से, इंप्योर मेटल में से मेटल वाले पार्ट को, इंप्योरिटी को छोड़कर मेटल को आप वेपराइज करेंगे और वेपराइज करके आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं एक प्रोसेस याद दिलाता हूं, आपने पढ़ा होगा लीचिंग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हमने एक मेथड पढ़ा था लीचिंग, और लीचिंग में आपने देखा था कि हम एक सुटेबल केमिकल रिएजेंट से ओर को एक सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि इंप्योरिटीज कैसी होती है बच्चों, इनसॉल्युबल होती है। सिमिलरली यहां भी आप इंप्योर मेटल की एक ऐसे सब्सटेंस से रिएक्ट करवाएंगे, एक ऐसे केमिकल से उसे रिएक्ट करवाया जाएगा जिससे मेटल ऐसा कंपाउंड बना लेगी जो वोलेटाइल होगा, जबकि इंप्योरिटीज कैसी होंगी, नॉन वोलेटाइल होंगी। तो जो वॉलेटाइल होगा उसे आप वेपराइज करके सेपरेट कर लेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से उसे अलग किया जा सकता है। तो बच्चों इसके अंदर दो मेथड आपको स्टडी करने। फर्स्ट मेथड, ये सब केमिकल मेथड है बच्चों, फर्स्ट मेथड होगा मॉन्ड्स प्रोसेस। मॉन्ड्स प्रोसेस, ये मेथड अप्लाई किया जाता है निकल के लिए। तो निकल के लिए जो मॉन्ड्स प्रोसेस है इसे समझिएगा, ये है इम्प्योर निकल। इंप्योर मेटल है निकल, निकल के साथ कुछ इंप्योरिटीज है। आपने यहां पर लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने इसको रिएक्ट करवाया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और ये जो रिएक्शन थी बच्चों ये थी 50 टू 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होगी। निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेगा NiCO4, और इस कंपाउंड को बोला जाएगा बच्चों निकल टेट्रा कार्बोनिल। चलिए, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये कंपाउंड कैसा है, वोलेटाइल है, ये इजीली वेपोराइज हो जाता है। तो अब आपको आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि निकल प्लस इंप्योरिटी, बट इंप्योरिटी को छोड़कर निकल ने क्या बना लिया, निकल टेट्राकार्बोनिल बना लिया। अब इसके साथ में जो इंप्योरिटीज बची थी ये तो वोलेटाइल है, और जो इंप्योरिटीज है बच्चों ये कैसी हैं, नॉन वोलेटाइल है। तो निकल और इंप्योरिटीज में किसी तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस नहीं था, तो आपने क्या किया, निकल को बदलकर वहां पर क्या बना दिया, निकल टेट्राकार्बोनिल, जिसकी प्रॉपर्टी निकल से अलग है। तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है तो फिर यहां पर ये क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी अलग है जबकि इंप्योरिटीज नॉन वोलेटाइल है, तो आप इसे वेपोराइज करके सेपरेट कर लेंगे। अब आपने इसे सेपरेट कर लिया, फिर फर्दर क्या होगा, फर्दर आप इसे डिकम्पोज करेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर, अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आप इसे हीट करेंगे, तो आपको निकल मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से इवॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर ये जो निकल आपको मिलेगा बच्चों ये प्योर मिलेगा।
क्लियर। तो ये आपको समझ में आया वेपर फेज रिफाइनिंग का मतलब कि वेपर में कन्वर्ट करके आप उसे फर्दर डिकम्पोज करके प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमने जो इम्प्योरिटी के अंदर मेटल थी उसे वेपोराइज करके कंडेंस कलेक्ट किया, कलेक्ट करके फर्दर हीट करके उसे डिकम्पोज कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर निकल मिल जाएगा। इसे बोला जाता है बच्चों मॉन्ट्स प्रोसेस। निकल प्योरिफिकेशन के लिए मेथड काम में लिया जाता है। चलिए ये मेथड हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट रिफाइनिंग मेथड की। तो अगला जो नेक्स्ट रिफाइनिंग मेथड है वो होगा वेपर फेज रिफाइनिंग का नेक्स्ट मेथड वान आर्कल डी बोयर प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस, या मैं सिंपली इसे ये भी बोल सकता हूं वान आर्कल मेथड। ये भी बच्चों ध्यान रखिएगा फॉर अल्ट्रा प्योरिफिकेशन। काफी एक्सपेंसिव मेथड्स होते हैं बच्चों ये, बट इनसे मिलने वाली मेटल्स कैसी होती है, हाईली प्योर होती है, अल्ट्रा प्योर होती है। अब बात करते हैं वान आर्कल मेथड भी वेपर फेज रिफाइनिंग है, तो इसमें भी वैसा ही होगा जैसा उनके लिए किया जाता था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, यूज्ड फॉर टाइटेनियम, जिरकोनियम और बोरॉन, इनके लिए इस मेथड को काम में लिया जाता है। वन आर्कल मेथड इन मेटल के प्योरिफिकेशन के लिए काम में लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि किस तरह से ये मेथड वर्क करता है। तो टाइटेनियम आपने लिया इम्प्योर। अब यहां पर इसकी इम्प्योरिटी और इसके अंदर किसी तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस नहीं था, ना डेंसिटी में ना इनकी वॉलेटिलिटी में, तो आप इन्हें सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो आपने मदद ली आयोडीन की। आयोडीन की तो ये 2I2 के साथ रिएक्ट करके टाइटेनियम अपना हैलाइड बनाएगा, अपने आयोडाइड बनाएगा। तो यहां पर ये अपना आयोडाइड बना लेता है। ये भी अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और इसका जो कंपाउंड बनता है ये होता है बच्चों TiI4 टाइटेनियम आयोडाइड। अब ये कंपाउंड कैसा है बच्चों, वोलेटाइल है। ये वोलेटाइल है तो आप इसे वेपराइज करके सेपरेट कर सकते हैं। तो आप इसके साथ प्रीवियस मेथड को भी देखते जाइए। प्रीवियस मेथड में आपने ऐसा ही किया था, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसे गैसियस कंपाउंड में कन्वर्ट किया। तो यहां पर ये जो होगा TiI4 ये वोलेटाइल है, तो आप इसे गैसियस फेज में कन्वर्ट करके सेपरेट कर लेंगे। अब फर्दर क्या होगा कि आप TiI4 को फर्दर हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे। ये 50 टू 200 डिग्री सेल्सियस की रेंज होती है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 50 टू 200 डिग्री सेल्सियस। बाकी टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या किया जा रहा है। 1400 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर होता है और इस टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो जाता है टाइटेनियम प्लस 2I2 में। और यहां पर जो टाइटेनियम आपको मिलता है बच्चों ये कैसा होगा, प्योर होगा। क्लियर। तो वन आर्कल मेथड टाइटेनियम के लिए इस तरह से वर्क करेगा। मींस टाइटेनियम हो या जिरकोनियम हो या बोरोन हो, हम उन्हें उनके आयोडाइड में कन्वर्ट कर देंगे और इनके जो हैलाइड होंगे, इनके जो आयोडाइड होते हैं बच्चों ये कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। तो ये वोलेटाइल है, आपने इसे सेपरेट किया। अब सेपरेट करने के बाद ये तो इंप्योरिटीज से अलग है, इंप्योरिटीज सेपरेट हो चुकी है। तो आप इसे फर्दर और हाई टेम्परेचर पर हीट करें तो ये आपको क्या दे देगा, सॉलिड मेटल दे देगा। और यहां पर मेटल कैसी होगी, प्योर होगी। यहां पर मेटल कैसी थी, इम्प्योर थी। तो रिफाइनिंग के सारे मेथड्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड दोनों आप स्टडी कर चुके हो, जिनमें लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, मॉन्ट्स प्रोसेस, वन आर्कल मेथड, ये सब रिफाइनिंग मेथड्स हैं जिनमें मैंने आपको जो एनसीईआरटी में वो काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अब बात करते हैं बच्चों, आपका एक टॉपिक यहां पर रह गया था, मींस एक टॉपिक जिसे हमें लास्ट में डिस्कस करना था, हमने जिसे चैप्टर के बीच में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जिसका काफी सारा पार्ट आप पहले भी स्टडी कर चुके हो। तो जो लास्ट टॉपिक है बच्चों वो है कोरोजन एंड अलॉय। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कोरोजन की। कोरोजन भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। तो आप कोरोजन के लिए चाहे तो फर्स्ट चैप्टर के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसमें कोरोजन और कोरोजन के बारे में हमने स्टडी किया, अलग अलग मेटल के कोरोजन के केस को स्टडी किया। एक बार फिर से आपको वो कोरोजन के केस में फिर से बता देता हूं। कोरोजन का मीनिंग या डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि मेटल्स जो होती है वो एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस या वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर
एक ऐसी लेयर बना लेती है जो डिग्रेड हो जाती है, जो कि फ्लैकी लेयर होती है, और वो लेयर हटती है जिससे मेटल धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, मेटल की क्वालिटी कम हो जाती है या मेटल धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है मतलब वो धीरे धीरे मेटल को खत्म कर देता है अगर मेटल ओपन में रखी होती है। एक सिंपल सा केस आप भी देखते हैं कि आज आप फ्रेश आयरन लेकर आएंगे, फ्रेश आयरन, और कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और कुछ टाइम बाद वो लेयर हट जाती है, फिर एक नई लेयर बन जाती है, फिर लेयर हट जाती है, फिर लेयर बनती जाती है, और देखेंगे तो धीरे धीरे वो पूरा आयरन गल जाएगा, पूरा आयरन वहां पर खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। इस डिग्रेडेशन को ही बच्चों कोरोजन बोला जाता है। कोरोजन बहुत बड़ा मतलब एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, जिसकी वजह से बहुत सारा मेटल्स का यूज आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पर होता है, और इन सभी जगह पर कोरोजन की वजह से काफी जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे जो होते हैं, वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं इन्हें मेंटेन करने के लिए। चलिए, ये था कोरोजन। अब बात करते हैं कोरोजन किस किस के लिए हमें स्टडी करना है। तो आपको आयरन के लिए कोरोजन स्टडी करना है, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए और सिल्वर के लिए। इन केसेस की हम बात करेंगे तो पहले हम आयरन की बात करते हैं। आयरन के केस में कोरोजन को क्या बोला जाता है बच्चों, ये भी ध्यान होगा आपको। रस्टिंग ऑफ आयरन आप क्लास 7th में स्टडी कर चुके हो। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आपको पता होगा कि अकेला आयरन रस्ट होने के लिए आयरन को रिक्वायरमेंट होती है एयर की, मींस ऑक्सीजन की, और कुछ अमाउंट में मॉइस्चर भी हो। कंडीशन को ध्यान रखिएगा, दोनों की प्रेजेंस रस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर आप ओनली ऑक्सीजन लोगे तो इससे आयरन रस्ट नहीं होगा, और अगर ओनली वाटर लोगे तो इससे भी आयरन की रस्टिंग नहीं होगी। तो मॉड्यूल में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप देखिएगा कि आयरन की रस्टिंग तभी हो पाएगी जब वहां पर ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर भी अवेलेबल हो। तो आपने सारी चीजें प्रोवाइड की, तो इसके बाद आप देखेंगे कि आयरन की जो लेयर होगी, सपोज कीजिए आयरन मेटल है, और ऊपर वाली जो लेयर होगी रिएक्ट करके यहां पर क्या बना लेगी, Fe2O3.XH2O, जिसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसे बोला जाता है बच्चों रस्ट। ये एक ब्राउन फ्लैकी लेयर होती है। फ्लैकी लेयर का मतलब बच्चों कि आप थोड़ा बहुत इसे टच करेंगे तो टूटकर बिखर जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो यहां पर रस्ट की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, रस्ट की एक लेयर ऊपर की तरफ डिपॉजिट हो जाती है, जिसे आप थोड़ा बहुत टच करेंगे या एयर की वजह से ये लेयर यहां से हट जाएगी, और ये लेयर हट जाएगी तो इस तरह से आपकी ये जो मेटल थी, ये मेटल यहां से खत्म हो चुकी है रस्ट की फॉर्म में। अब जो नेक्स्ट लेयर होगी ये भी इसी तरह से ओपन रहेगी, तो यहां पर भी ऑक्सीजन और वाटर के अटैक से ये भी फर्दर क्या होगा, ये वाली लेयर भी यहां से रस्ट हो जाएगी। आप इस लेयर को भी रिमूव कर देंगे तो धीरे धीरे इस तरह से पूरी मेटल जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। इसी को कोरोजन बोला जाता है, और यही रस्टिंग ऑफ आयरन है। अब बात करते हैं कि ये जो कोरोजन है, सर ने बोला कि कोरोजन बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है, कोरोजन से बहुत सारी मेटल्स जो है या बहुत यूजफुल जो मेटल्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? तो इसकी भी कुछ टेक्निक्स आप पढ़ चुके हैं कि आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन रस्टिंग को आप कैसे रोक सकते हैं? आयरन रस्टिंग के लिए आप आयरन की पेंटिंग करें, इस पर पेंट लगाएं, क्योंकि देखो आयरन की रस्टिंग क्यों होती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से कांटेक्ट होता है। अगर आप आयरन पर पेंट कर देंगे तो पेंट की लेयर की वजह से इसका ऑक्सीजन या मॉइस्चर से कांटेक्ट नहीं होगा, और कांटेक्ट नहीं होगा तो आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बाय पेंटिंग, या फिर आप इसकी ग्रीसिंग करें, ऑयलिंग करें। एंटी रस्ट भी आप लगा सकते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं एंटी रस्ट होते हैं हमारे पास, एल्कलाइन फॉस्फेट, तो आप इससे भी आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हो एंटी रस्ट से। इसके अलावा आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों एक मेथड होता है हमारे पास, गैल्वेनाइजेशन, जो आपने स्टडी भी किया होगा क्लास 7th में। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, मेटल पर एक हाई रिएक्टिव, मींस उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। इससे जब भी रिएक्ट करना होता है तो आपकी एक्चुअल मेटल रिएक्ट नहीं करती है, जिसकी आप कोटिंग करते हैं वो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे हो जाता है, जिस मेटल को आप कोटिंग, जिस मेटल से कोटिंग करते हैं। बट गैल्वेनाइजेशन एक स्पेसिफिक केस है जिसमें आप ध्यान रखिएगा, कोटिंग ऑफ
जिंक मेटल ऑन आयरन। तो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आयरन पर आप जिंक की कोटिंग करते हो तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? गैल्वेनाइजेशन बोला जाएगा। गैल्वेनाइजेशन किसे बोला जाएगा? अगर आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन पर कोटिंग की जाती है, आयरन पर आप कोटिंग करें जिंक मेटल की, तो इसे क्या बोला जाएगा? गैल्वेनाइजेशन बोला जाएगा। इस डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा। गैल्वेनाइजेशन के लिए किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक की। और किस पर कोटिंग की जाती है? आयरन की। एग्जाम में कई बार इसे उल्टा लिख दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में लिख दिया जाता है कोटिंग ऑफ आयरन ऑन जिंक, तो आप स्टेटमेंट को ध्यान से स्टडी करें। कोटिंग जिंक की होगी और किस पर होगी? आयरन पर होगी। इसके अलावा एक मेथड और है जो आप बाद में समझेंगे, बाय अलोइंग। देखो अकेला आयरन जो है, एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आप जानते हैं कि आयरन की रस्टिंग होती है, बट आपके किचन में जो कंटेनर्स होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, वो किसके होते हैं? स्टील के होते हैं। तो स्टील और आयरन, आयरन में अगर कार्बन मिला दिया जाए, आयरन और कार्बन से बनने वाली जो अलॉय होती है उसे क्या बोला जाता है? स्टील बोला जाता है। अलॉय के बारे में आप स्टडी करेंगे। अलॉय का मतलब आप क्लास 9th में भी जान चुके हैं कि ये मेटल्स का या मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। तो अलॉय तो हमें क्लियर है, बस हमें जानना है कि आयरन के केस में अगर आप आयरन कार्बन से स्टील बनाते हो तो वो रस्ट नहीं होता है, जबकि अगर अकेला आयरन कैसी टेंडेंसी रखता है? रस्टिंग की टेंडेंसी रखता है। तो मेटल्स को कई बार प्योर फॉर्म में काम में ना लेकर उन्हें दूसरी मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स करके काम में लिया जाता है, जिससे उनका कोरोजन नहीं होता है। तो ये था रस्टिंग, और रस्टिंग को रोकने के जो सारे मेथड्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेटल की, कॉपर की। तो कॉपर का कोरोजन किस तरह से होता है ये आप समझिएगा। कॉपर को अफेक्ट करने वाली एटमॉस्फेरिक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मॉइस्चर। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑक्सीजन का रोल था, यहां पर रोल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और इनके साथ मिलकर ये बना लेता है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इसे बोला जाता है बच्चों बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट का कलर यहां पर कैसा होता है? ग्रीन होता है। इसलिए आप देखते हैं कि कॉपर पर जब कोरोजन हो जाता है तो एक ग्रीन कलर की कोटिंग या ग्रीन कलर की लेयर वहां पर बन जाती है। तो वो ग्रीन लेयर किसकी बनती है? कॉपर जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो जो कोटिंग बनती है, वो जो लेयर बनती है, वो कोरोडेड लेयर किसकी बनती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, ग्रीन। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम और सिल्वर की। एल्यूमिनियम से पहले मैं आपको सिल्वर बता देता हूं, फिर एल्यूमिनियम का डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। तो सिल्वर के केस में क्या होता है बच्चों? सिल्वर जो है, इसे अफेक्ट करने वाली गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिससे रोटन एक जैसी स्मेल आती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ सिल्वर रिएक्ट करके बनाता है Ag2S प्लस H2 गैस। तो यहां पर ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है, सिल्वर सल्फाइड, और इसका कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लैक। और इस मेथड को बोला जाता है ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। इसलिए आप देखते हैं कि मार्केट से जब फ्रेश सिल्वर परचेस की जाती है तो कुछ टाइम बाद उस पर वो डल अपीयर होती है, एक ब्लैकनिंग सी उस पर आपको नजर आती है। तो वो ब्लैक लेयर जो बनती है वो किसकी बनती है बच्चों? सिल्वर सल्फाइड की बनती है। तो सिल्वर को अफेक्ट करने वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, और सिल्वर पर जो लेयर बनती है वो सिल्वर सल्फाइड की। आयरन पर लेयर बनती है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की, और कॉपर पर लेयर बनती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। इन तीनों के केसेस में क्या होगा? जो बनने वाली लेयर है वो हटती है, उसे हम रिमूव करते हैं, मेटल को वॉश करते हैं या क्लीनिंग करते हैं, तो उससे वो लेयर हट जाती है। फिर दोबारा से जो नेक्स्ट लेयर है वो कोरोड होती है, फिर एक और लेयर बनती है, फिर उससे आप रिमूव करते हो, तो इससे धीरे धीरे मेटल खत्म होती है। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। देखो एल्यूमिनियम का कोरोजन अदर मेटल्स के कोरोजन में थोड़ा डिफरेंट है। आपको प्रीवियस लेक्चर में भी, मींस आपको मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में भी ये पार्ट बताया था, एक बार फिर से आप इसे अच्छे से समझिएगा कि एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम को अफेक्ट करता है ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम को अफेक्ट करता है ऑक्सीजन, और इस पर जो लेयर बनती है वो बनती है Al2O3 की। बट यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि Al2O3 की जो लेयर है, इसे हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, which prevents it from further corrosion। तो बच्चों
एल्यूमिनियम जो होता है, सपोज कीजिए एल्यूमिनियम मेटल है और इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन चुकी है। इसका फर्स्ट जो लेयर थी, मींस एल्यूमिनियम जो था ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना चुका है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने से पहले जब ये एल्यूमिनियम था तो काफी शाइनी मेटल थी, लस्ट्रस था, बट एल्यूमिनियम पर जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनेगी तो ये थोड़ा डल होगा। इसका अपीयरेंस कैसा होगा बच्चों? इसका अपीयरेंस होगा, ये डल अपीयर होगा, बट काम की बात यह है कि एल्यूमिनियम पर जो लेयर बनती है Al2O3 की जो लेयर यहां पर डिपॉजिट होती है, ये स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि ये आसानी से अफेक्ट नहीं होती है, यहां से रिमूव नहीं होती है। तो ये क्या करता है कि मान लीजिए आपकी ऊपर की एक लेयर तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई, लेकिन अब ये लेयर यहां से नहीं हटेगी। ये नहीं हटेगी तो मींस अंदर रखा हुआ जो पूरा एल्यूमिनियम है ये बिल्कुल सेफ है। मींस एल्यूमिनियम का कोरोजन ही एल्यूमिनियम के लिए प्रोटेक्टिव बन जाता है। तो इसके कोरोजन से जो लेयर बनती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड की लेयर बनती है, जो कि आसानी से केमिकली या फिजिकली आप उसे रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो वो लेयर जो है वो एल्यूमिनियम के लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम के वेसल या एल्यूमिनियम के कंटेनर, उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा टाइम तक चलते हैं, क्योंकि उनका खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उन पर एक लेयर बनी होती है और वो लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एक स्ट्रॉन्ग लेयर बनी होती है। अब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनना मतलब ये तो एल्यूमिनियम के लिए काफी फायदेमंद है। अब हम चाहते हैं कि हमने एल्यूमिनियम लिया, अब एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड बनना तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमने देखा, तो ये तो काफी टाइम में होगा, हो सकता है इसकी स्पीड क्या हो, कम हो। हमें बहुत जल्दी एल्यूमिनियम पर लेयर बनानी है, एल्यूमिनियम के प्रोटेक्शन की स्पीड को बढ़ाना है। तो इसके लिए एक मेथड हमारे पास है जो आपको टेक्स्ट बुक में जो बॉक्स होते हैं उनके अंदर आपको अलग से दिया हुआ है, जिससे बोला जाता है एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एनोडाइजिंग किस तरह से वर्क करता है कि इसमें हम, ये आपने कंटेनर लिया और सिमिलरली जैसा कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर इस तरह से आप एनोड और कैथोड को कनेक्ट कर देंगे। ये आपने बना दिया प्लेटिनम का, और ये आप उस मेटल का बना लो जिस पर आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनानी है। तो ये मैंने एल्यूमिनियम का ले लिया, मतलब एल्यूमिनियम पर ही हमें Al2O3 की लेयर बनानी है। प्रोसेस को हमें फास्ट करना है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एल्यूमिनियम पर Al2O3 की कोटिंग बने, और अपनी जितनी आपकी डिजायर्ड थिकनेस है, जितनी थिकनेस की आप Al2O3 की लेयर बनाना चाहें उतनी थिकनेस की आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया है, इसके अंदर आपने फिल किया है वाटर H2O। बट ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर इसमें आपने स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया हुआ है। तो वाटर में हमने स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, मींस यहां पर जो मेजर रोल है वो किसका है, वाटर का है। और आपने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एनोड और कैथोड। एनोड को कनेक्ट कर दिया एल्यूमिनियम से, और कैथोड को आपने कनेक्ट कर दिया एक प्लेटिनम का, मतलब नेगेटिव टर्मिनल का आपने कैथोड मींस प्लेटिनम बना दिया। और यहां पर जो एनोड है वो किसका बनाया आपने, एल्यूमिनियम मेटल का। अब बच्चों देखिए क्या होगा कि जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, सर्किट मतलब कंप्लीट होने के बाद जैसे ही करंट फ्लो होगा, तो यहां पर जो H2O है, ये H2O एनोड पर H2O एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा, और वाटर जाकर एनोड पर क्या रिलीज करेगा, O2 गैस। तो एट एनोड, एनोड पर किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर से O2 गैस का। तो एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट होगी, यहां पर O2। आप H2O का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि H2O का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एनोड पर हमें कौन सी गैस रिलीज होती है, एनोड पर कौन सी गैस मिलती है, हमें O2 गैस मिलती है। तो ये क्लियर है आपको, ये आप भी जानते हैं। तो एनोड पर बच्चों कौन सी गैस बनी, ऑक्सीजन गैस। और एनोड किसका बना हुआ था, एल्यूमिनियम का। तो ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके जो यहाँ का एल्यूमिनियम होगा वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो क्या होगा एट एनोड, एनोड पर दो तरह की रिएक्शन होगी। एनोड पर जो वाटर है ये क्या होगा, O2 में ऑक्सीडाइज होगा, और ये O2 जो है, आपने एल्यूमिनियम का एनोड बनाया हुआ है, ये O2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर किसकी लेयर बनाएगा, Al2O3 की। इसी मेथड को बच्चों बोला जाता है एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को Al2O3 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे आप अपनी डिजायर्ड थिकनेस की Al2O3 की लेयर बनाकर रख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम के प्रोटेक्शन के लिए एनोडाइजिंग मेथड यूज में लिया जाता है, इसे आप स्टडी करें। इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है अलॉय।
तो अलॉय क्या होती है और अलॉय फॉर्मेशन क्यों किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों अलॉय होगा, अलॉय की डेफिनेशन या अलॉय के बारे में आपने स्टडी किया होगा क्लास 9th में, आपने मिक्सचर का क्लासिफिकेशन स्टडी किया होगा, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सिमिलरली अलॉय जो है वो मिक्सचर में कौन सी कैटेगरी में जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, या हम ऐसा बोल सकते हैं मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मींस ये मेटल मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है, या मेटल के अंदर आप नॉन मेटल मिलाकर भी क्या बना सकते हैं, अलॉय बना सकते हैं। तो अलॉय जो है वो मेटल मेटल मिक्सचर भी हो सकता है और मेटल नॉन मेटल मिक्सचर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अलॉय के कौन कौन से एग्जांपल्स जो आपने डेली लाइफ में देखे हैं, वो कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स है बच्चों जो मैं आपको बता देता हूं। वो कॉमन एग्जांपल्स होंगे अलॉय के, जैसे कि ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, जर्मन सिल्वर होता है, ये सब अलॉय के एग्जाम्पल हैं। बट इन एग्जाम्पल से पहले हम देख लें कि अलॉय बनाने की इंपॉर्टेंस क्या है, अलॉय फॉर्मेशन क्यों किया जाता है। तो इसे मैं ऑरली डिस्कस कर लेता हूं, आप मॉड्यूल कंटेंट से भी इस थ्योरी को देख लीजिएगा। अलॉय बनाने का जो मेन मोटिव होता है वो इसलिए होता है कि मेटल को कोरोड होने से बचाया जा सकता है। तो अलॉय फॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन्हें ध्यान रखिएगा कि अलॉय बनाने की नीड क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन। तो आपने देखा होगा, अभी मैंने एग्जांपल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि आयरन प्योर फॉर्म में जब होता है तो आयरन की रस्टिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। बट आयरन को आप कार्बन के साथ मिलाकर स्टील बना देंगे, आयरन को अगर कार्बन के साथ मिलाकर स्टील बना देंगे तो फिर आयरन की रस्टिंग इजीली नहीं होगी। तो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसकी अलॉय बनाकर काम में ले तो आयरन की रस्टिंग नहीं होगी। दूसरा केस हो सकता है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, क्योंकि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं, हम स्टार्टिंग में देख चुके थे। अब कुछ मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बट जिन उनकी जो एप्लीकेशन है वहां पर अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए तो आप उसे बहुत अच्छे से काम में ले सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल आप देखेंगे सोल्डर। सोल्डर को बनाने के लिए जैसे टिन और लेड को मिक्स किया जाता है, जिसका जो बनने वाला अलॉय होता है, जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट उसकी कंस्टिट्यूएंट मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट से भी कम होता है। इसलिए हम अलॉय बनाते हैं ताकि सोल्डर जो होगा, जो होमोजीनियस मिक्सचर आपको मिलेगा, जो अलॉय आपको मिलेगी, जिसे आप सोल्डर बोल रहे हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट इसे बनाने वाली जो कंस्टिट्यूएंट मेटल है उनके मेल्टिंग पॉइंट से भी कम होता है। तो कई बार अलॉय बनाने पर उन का जो मिक्सचर बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है टू इंक्रीज कास्टिंग। आप किसी मेटल को अच्छे से कास्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उससे दूसरी मेटल के साथ मिला दें तो बनने वाला जो अलॉय होगा उसकी कास्टिंग उनसे बेटर हो सकती है, उसका जो कास्ट होगा वो पहले उनसे ज्यादा अच्छे से होगा, अच्छी शेप अच्छी तरह से आप उसे मोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन पॉइंट जो मैं वैसे ही डिस्कस कर देता हूं, जैसे कि मेटल्स की मेलिएबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे कि मैग्नीशियम होता है जिसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को मिक्स किया जाता है, तो इसकी मेलिएबिलिटी जो मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है इन दोनों के कंपैरिजन में भी ज्यादा होती है। तो कई जगह पर हम प्योर मेटल को काम में ना लेते हुए उनकी अलॉय फॉर्म को काम में लेते हैं। और भी कई सारे अलॉय हैं जैसे कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन, ब्रास, ब्रॉन्ज, सारे अलॉय और इनके कॉम्पोजिशन को आप एक बार अपने कंटेंट से स्टडी कीजिएगा। फिर से मैं क्लियर कर देता हूं कि इनमें जो कॉम्पोजिशन में परसेंटेज है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस कौन सी दो मेटल्स हैं उन्हें मिक्स कर रहे हैं वो हम याद रखें, कौन सी दो या तीन मेटल हैं। नाइक्रोम है तो नाइक्रोम के लिए हम किस किस को मिक्स करेंगे, आयरन, निकल, क्रोमियम।
इन सारे केसेस को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो जो टेबल में आपको दिए हुए मॉड्यूल में आपको एक टेबल मिलेगी, उस टेबल में अलॉय भी दिया हुआ है और कॉम्पोजिशन भी दिया हुआ है, आप उसे स्टडी करें, उनके यूजेस को स्टडी करें। ये केवल एक इंफॉर्मेशन है जो जितना अच्छे से आप पढ़ पाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये क्लास 10th का एक काफी लेंथी और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जिसका वेटेज एनटीएससी के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। काफी अच्छा वेटेज इस चैप्टर का होता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मॉडल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप उन्हें करें, ताकि आपका इस चैप्टर पर कॉन्फिडेंस बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।